हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम हरियाणा पीसीएस के पेपर का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। अर्लियर इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं जहां पे मैंने शुरू के 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं। डिटेल्ड एनालिसिस करवाया है ताकि आपको ट्रेंड और क्वेश्चंस का पता चल सके कि कहां से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने CDS की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पे, तो आप उसे भी विज़िट करके देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 3 और यहाँ पे हम आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक आज मैं इस वाले एनालिसिस में आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में है। ये कहता है कि प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज अफोर्डेबल कॉस्ट। और सेकंड स्टेटमेंट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच, ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन कैंप मोड विद मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹500 एंड जीरो चार्जेस, इशुएंस ऑफ इंडिजिनस डेबिट कार्ड। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आई क्यों थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाने का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, स्टूडेंट्स हैं, घर की महिलाएं हैं, बाहर जाने वाले लोग हैं, सभी को कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, तो प्राइमरी एम तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही था। ये सोशल सर्विस वाली बात जो कही गई है यहाँ पे, ये गलत है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है यहाँ पे, जैसे कि आधार लिंकिंग हुई, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, रुपे कार्ड्स, ये सब आपको मिलता है जब आप अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो। फिर इन्होंने कहा है कि ये जो सेविंग बैंक खुलेगा आपका, ठीक, क्या इसमें मिनिमम आपको 500 रुपये मेंटेन करने हैं? तो ये गलत बात है। यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता। फोर्थ स्टेटमेंट है इशुएंस ऑफ इंडिजिनस डेबिट कार्ड। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, करेक्ट है। रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के साथ साथ मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी 2 और 4 ओनली करेक्ट है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त, ठीक है, Vragashali posture reveals his conquest of West. Second statement है the coins of Ashokan era gives us information about his governance system. Third है on one of the seals of Satvahana's king Shatkarni a picture of ship is engraved which is a symbol of his victory over sea. Information about Ashwamedh Yagya is found in coins of Kumargupt's Ashwamedh style. तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट पे जाती हूँ तो यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका, ठीक है, जो वर्ड है ये व्यग्रशाली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाइगर स्लेयर, मतलब टाइगर्स के ऊपर विक्ट्री पाने वाला। ठीक है, इस टाइप के कॉइन्स जो थे काफ़ी कमेमोरेट करवाए जाते थे, ठीक, इसलिए ताकि रॉयल पावर और स्ट्रॉन्ग नेचर को डिपिक्ट किया जा सके किंग के। लेकिन इसका कोई वेस्ट से कॉन्क्वेस्ट, मतलब वेस्ट से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे कोई युद्ध हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस को हम देखते हैं, वहाँ हमको थोड़ा सा वेस्ट के कॉन्क्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ड्यू टू दैट ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अशोका एरा के जो कॉइन्स थे वो हमारे उसके गवर्नेंस सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इनफैक्ट अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की जानकारी चाहिए तो वहाँ के रॉक और पिलर एडिक्ट्स को देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी नॉट करेक्ट में आता है। थर्ड आपका स्टेटमेंट है कि सतवाहनास किंग जो थे, क्या उनके सील्स पे शिप्स ड्रॉन होते थे? तो बिल्कुल करेक्ट है। सतवाहनास को मैरीटाइम ट्रेड और नेवल पावर के लिए भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, और उनके जो कॉइन्स और सील्स थे, ठीक है, वहाँ पे शिप्स की इमेज बनती थी। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ। तो हाँ, कुमारगुप्त वन जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करते हुए कुछ कॉइन्स इशू करे थे अपने टाइम पर। तो ये वाली बात एकदम करेक्ट है। इस हिसाब से हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ ओनली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता।
फिर है आपका 43rd क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी हुई है कि आपकी पर्सनालिटीज़ हैं जो मुग़ल लिटरेचर्स और मिडिएवल टाइम से मतलब रिलेटेड है, और उसके सामने उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। तो अगर मैं बात करूँ अबुल हसन एट, ठीक है, ये हुजवेरी, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पर्शियन टेक्स्ट के वर्ड्स हैं ये। तो ये वाला जो है आपका कश्फ उल महजूब, ठीक है, बेसिकली क्या, ये एक पर्शियन टेक्स्ट है जो सूफिज़म पे बेस्ड है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा ए का तो 3rd हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कुली खान की। तो कुली खान का जो सही ऑप्शन है वो है मुनीश अल अकबा। ये आपका बेसिकली एक टाइप का वर्क है, ठीक। ये सूफ़ी या आपके जो आपके बायोग्राफिकल ट्रेडिशंस होते थे उस टाइम पे उनसे रिलेटेड है, सूफ़ी ट्रेडिशन से रिलेटेड है, मोड्स ओवर ऐसा मान सकते हो आप, ठीक। अब है आपका जहानारा। तो बेसिकली जहानारा जो है ये सूफ़ी आपका ट्रेडिशन था, उसमें भी चिश्ती सूफ़ी ट्रेडिशन था जो, ठीक है, उनसे एसोसिएटेड है, और कहीं ना कहीं निज़ामुद्दीन औलिया की जो टीचिंग्स हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो ये फवाद उल फौद। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, या तो आता है या नहीं आता, ब्लाइंड गेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में मालूम नहीं है। नेगेटिव मत कराओ अपने नंबर इस चक्कर में, और इसके चक्कर में आपको बहुत ही मिडिएवल डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यू कैन लीव देम, ये आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद छोड़ने वाले ही होते हैं। अब है अमीर हसन सिजरी दिलवारी, ठीक है, ये आपका मुरक्का ए दिल्ली, बेसिकली ये भी आपका सूफी सेंट की लाइफ से रिलेटेड बात है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ए का 3rd हो जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ लिस्ट दी हुई है और उसके सामने उसका एरिया दिया हुआ है, ये टर्म्स हैं कुछ कुछ। तो दिमन की बात करें, जिसे हम दिलमन भी बोल देते हैं, कि बहरीन आइलैंड से रिलेटेड है। आज के टाइम का जो बहरीन है उसे दिलमम या फिर दिमम कहीं कहीं स्टेट करा गया है, और कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट पोर्ट के तौर पे काम करता था मेसोपोटामिया और इंडस रीजन के बीच में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका दिमन क्या हो गया, बहरीन आइलैंड। अब है मकान। बेसिकली मकान कुछ नहीं है, ये माखरान कोस्ट जो बलूचिस्तान में है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया माखरान कोस्ट बलूचिस्तान। अब है मेलूहा। मेलूहा एक जो है ना वो टर्म यूज़ करा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, और बेसिकली आपके जो मेसोपोटामिया के लोग होते थे वो इस टर्म को यूज़ करते थे। तो मेलूहा हो गया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अब है उर, ठीक है। तो उर एक तरीके का सोमारियन पोर्ट था जब आपके ठीक है ना, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सिंध एरिया से रिलेटेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड होता था पोर्ट्स के बीच में होता था, तो उस टर्म्स पे यहाँ पे ये आया है। तो अगर मैं आपका देखूँ तो ए का 3rd हो जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है बात 45 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं और प्रोफेशन दिया हुआ है, कैसे, निषाद, ठीक है। तो निषाद एक तरीके की आपकी ट्राइब थी जो फिशिंग और बोटिंग कम्युनिटी के तौर पे जानी जाती थी, और इसीलिए हम उस टाइम पे इसे कैवर्थ भी बोल देते थे, ठीक है। क्या बोल देते थे निषाद को, कैवर्थ। अब है आपका चर्मकर। चर्मकर बेसिकली आपके लेदर वर्कर्स होते थे जो लेदर का काम करते थे, और ये करावर कम्युनिटी से एसोसिएट किए जाते थे। फिर है मछुआरों। मछुआरों, ठीक है, ये आपका मेहतर से रिलेटेड है। होता क्या था, ये क्लीनिंग और सैनिटेशन से जो रिलेटेड काम करते थे उस कम्युनिटी को इस टर्म से स्टेट किया जाता था। अब बात करते हैं पुकुस और पुलकुस की। तो ये आपका आखेट। आखेट उस टाइम पे हंटिंग वर्ड के लिए यूज़ किया जाता था। तो अब हम अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो ए का हमारा 3rd हो जाता है, ठीक है। और आपका फिर बी का इस हिसाब से 1st हो जाता है, ठीक। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो। लेट मी जस्ट
डू अ थिंग कि यहाँ पे एक ऑप्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। और आपका सी का हो गया सेकंड, ठीक है, और डी का फोर्थ। बेसिकली हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफ़र कर रही हो, इस हिसाब से ऑप्शन मेकिंग भी डिफ़र हो गई है। ठीक, अभी तक जब ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है तो हमें अपने एक्सप्लेनेशन को लेकर चलना चाहिए, जब ऑफिशियल आएगी वी विल सी दैट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो यहाँ पे आपके कुछ टर्म्स दिए गए हैं और रीजन दिए गए हैं साथ साथ। तो है जुगालथम्बी। तो जुगालथम्बी बेसिकली ये आपका प्लेस है, ठीक है, शाहबाद बिहार में। ये अर्ली हिस्टोरिकल आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। फिर आपका देवबर्णक है। तो देवबर्णक आपका विशाखापट्टनम में एक साइट है, ठीक, और ये आपका बुद्धिस्ट आपका साइट से एसोसिएटेड है, जो आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश में आज के समय पे हमको देखने के लिए मिल जाता है। फिर है देवराष्ट्र। तो ये आपका आज नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बेसिकली सतवाहनास जहाँ पे रूल करा करते थे, ये उसके वन ऑफ द कोर रीजन्स में फॉल करता है, ठीक। अब बात करते हैं पत्ताडकल। तो पत्ताडकल आपका बीजापुर कर्नाटका में देखने को मिलता है। ये चालुक्य की साइट है और इसको अब यूनेस्को साइट का भी आपको रिकॉग्निशन मिल चुकी है। बादामी, अयोल और बीजापुर ये तीनों साथ में हैं और चालुक्य से एसोसिएटेड है। सो इफ़ वी गो बाय द ऑप्शन, तो ए का आपका फोर्थ हो जाता है, बी का आपका, ठीक। यहाँ पे बी का मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन की फ्रेमिंग ऐसी है जहाँ पे बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको थर्ड रखिए। ऑफिशियल आंसर की जब आएगी वी विल सी दैट कि क्या है आपका, ठीक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 47। बोला है द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। द पेविलियन इन फ्रंट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेवराय। तो विरूपाक्षा टेम्पल जो है आज आपके एमपी, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप मुझे कमेंट में बताना है एमपी कहाँ पे लाई करती है, कौन से स्टेट में है। और ये आपका 16th सेंचुरी में नहीं बना था। जो ये एंशियंट टेम्पल है ये आपका चालुक्य के टाइम पे बना था, ठीक है, 7th सेंचुरी, ठीक। और उसके बाद लेटर ऑन विजयनगर एम्पायर जब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ तो इसको एक्सपैंड करा गया। जो इसका पेविलियन है, ठीक है, बेसिकली मंडप वाला जो पार्ट है टेम्पल के सामने एकदम, उसको कंस्ट्रक्ट कराया गया कृष्णदेवराय के टाइम पे, जो 16th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इस हिसाब से विरूपाक्षा टेम्पल जो है 7th सेंचुरी में बिल्ट होना स्टार्ट हुआ और 16th सेंचुरी में भी इसका काम एक्सपैंड हुआ था। सो इफ़ वी गो बाय द एक्सप्लेनेशन, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48। भक्ति सेंट शंकर देव एड्रेस्ड वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म। स्टेटमेंट 2 कहता है शंकर देव्स मेन कॉम्पोजिशन इज कीर्तना घोष। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं। श्रीमंत शंकर देव ने एक सारण वैष्णविज्म की बात करी थी, जो असम में, जिसको बेसिकली इन्होंने प्रोपोगेट किया, और इस चीज़ को भगवती धर्म यानी कि लॉर्ड विष्णु या कृष्ण को डिवोट करते हुए इसको भगवती धर्म भी बोला गया। फिर बात करते हैं आपकी कीर्तना घोष की। तो हाँ, ये एक मेजर लिटरेरी वर्क है आपका, जिसमें आपके डिवोशनल सॉन्ग्स और टीचिंग्स के बारे में बात की गई है। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो जो पुराण्स हैं, ठीक है, वो सतवाहनास को आंध्र बृहत्य और आंध्र राजत्य बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास इज स्पेशली फाउंड इन विष्णु एंड भागवत पुराण। नेम्स ऑफ मोर देन 100 किंग्स ऑफ सतवाहनास आर फाउंड इन द पुराण्स। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। पुराण सतवाहनास को आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जात्य के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आंध्र वाले रीजन्स
बेसिकली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कुछ हद तक आपका आज का मॉडर्न डे एमपी और छत्तीसगढ़ वाले रीजन्स में भी सतवाहनास रूल करा करते थे। तो इस वजह से इन्हें आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगर हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास की, तो हाँ, वो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में देखने के लिए मिलती है। बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पुराण में सतवाहनास की हिस्ट्री कैसे देखने को मिल रही है, क्योंकि रूलर तो ये सतवाहनास बाद में आए। तो देखो, वेदास को छोड़ के, उपनिषद को छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पुराण्स, ठीक है, आर्कमंड्यास और बहुत सारी और चीज़ें जो होती हैं वो आपकी लेटर ऑन कंपाइल की गई हैं, ठीक। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि रूलर्स की जानकारी भी वहाँ पे देखने को मिल जाए। और हंड्रेड्स ऑफ किंग्स ऑफ सतवाहनास के नेम क्या पुराण में मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है। पुराण में लगभग सतवाहनास के 30 किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हंड्रेड्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। तो इस हिसाब से केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, इन्होंने बोला है कबीर ग्रंथावली इज़ रिलेटेड टू दादूपंथीज ऑफ राजस्थान, मीरा's टीचर्स रायदास वॉज अ वीवर, मलिक मोहम्मद जैसी प्रमोटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर हॉल लाइक नामघर। तो पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कबीर ग्रंथावली में कबीर के वर्सेस यानी कि कबीर के जो दोहे थे, फॉर्मूलाज थे, वो दिए गए, ठीक है। और दादूपंथीज एक अलग ही तरीके का ग्रुप था जो दादू दयाल की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मीरा के जो टीचर्स थे, ठीक है, वो जो रायदास, जिन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली वीवर नहीं, एक कॉबलर कम्युनिटी से आते थे। बेसिकली उस टाइम पे कॉबलर्स को चमार बोला जाता था, ठीक। तो ये वीवर वाली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गलत है। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक, इन्होंने आपका प्रेयर हॉल इस्टेब्लिश करने की, ठीक है, जो ये बात थी, ये नहीं कही थी, ये श्रीमंत शंकर देव ने कहा था कि हमें नामघर, जो कि आपका असम के रीजन में बात करी गई थी, उन्हें इस्टेब्लिश करना चाहिए, ना कि यह मलिक मोहम्मद जैसी की कही हुई बात थी। तो ये भी इनकरेक्ट है। इस हिसाब से नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। फिर है आपका 51st क्वेश्चन, जिसमें बोला है द सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। विरूपाक्ष टेम्पल जो हम्पी में है वो आपका एक मेजर रिलीजियस सेंटर है और इसीलिए इसको कैपिटल साइट के तौर पे भी वहाँ पे रखा गया था उस टाइम पे, ठीक। फिर मैं बात करूँ विजयनगर वॉज एस्टैब्लिश नियर पंपा देवी टेम्पल। तो बिल्कुल करेक्ट है। पंपा जो कि उनकी लोकल गॉडेस के नाम से जानी जाती थी उस टाइम पे, वहाँ उनका टेम्पल था और वहीं पे कहीं ना कहीं विजयनगर की स्थापना की गई उसके आसपास, ताकि रिलीजियस लेजिटिमेसी मिल सके किंगडम को। अब है श्री पंपई नमः इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड ऑन द विजयनगर कॉइन्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, इस तरह के कॉइन्स वहाँ पे मिलते हैं। तो इस हिसाब से हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट्स आर। अब बात करते हैं 52nd क्वेश्चन की, जिसमें आपके किंग्स दिए गए हैं और उनके इंस्क्रिप्शन की बात कही गई है। प्रतिहार किंग भोज, ठीक। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ही है जो आपको बताता है कि प्रतिहार किंग भोज को मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है और ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सतवाहनास किंग पुलमवी, ठीक। तो सतवाहना किंग जो थे आपके पुलमवी, इसका नासिक इंस्क्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। नासिक इंस्क्रिप्शन बेसिकली आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक, उनसे एसोसिएटेड है और उनकी जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उनसे एसोसिएटेड है। पुलमवी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब है हुन किंग तोरामन। तो ये आपकी एरन वरहा इंस्क्रिप्शन है आपकी, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन तोरामना के बारे में मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि सेंट्रल इंडिया में कभी ना कभी हुन का रूल रहा होगा। हुन क्या थी? बेसिकली एक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी और इन्होंने आपका आक्रमण किया था, ठीक। और कहीं ना कहीं गुप्ता के बाद जो आपका गुप्ता से पहले जो एम्पायर था उसमें काफ़ी ज़्यादा खलबली इन्होंने मचा के रखी हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से दो पेयर्स केवल हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन भी सही। अब है ऑप्शन
आपके 53 क्वेश्चंस के, जिसमें है आपका मुल्फुजत। तो मुल्फुजत बेसिकली ये आपका कलेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे सूफ़ी सेंट्स ने जो भी बात कही है उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है ये वाला पेयर तो। और फिर है मकतूबत। ये आपका मकतूबत जो है, इसमें रिकलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज़ ऑफ सूफ़ी सेंट दिया है, बट ऐसा नहीं है, बायोग्राफीज़ का कलेक्शन नहीं है। बेसिकली जो लेटर्स लिखे थे सूफ़ी सेंट्स ने उसका कलेक्शन है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। फिर है तज़किरास। तज़किरास जो है यहाँ पे दिया है कंपाइलेशन ऑफ लिटरेचर लेटर, बेसिकली ये नहीं करेक्ट है। बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं सूफ़ी सेंट्स के, तो ऑप्शंस को स्वैप कर दिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जहाँ पे 2 पेयर्स में ऑप्शंस को स्वैप कर दिया जाए, तो ध्यान से पढ़ना है। इस हिसाब से केवल एक पेयर हमारा करेक्ट है, तो ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें है दर उल अदल, क्या इसको प्लेस ऑफ जस्टिस कहा जाता था? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सल्तनत वगैरह के टाइम पे ये आपका जुडिशल कोर्ट होता था। फिर है बलाहर, लो क्लास एग्रीकल्चर लेवल, बिल्कुल सही है। जो एग्रीकल्चर लेवल में लो स्टेटस था जिनके पास, उनको इस टर्म्स से बुलाया जाता था। फिर है मलिकुट तुझ, चीफ ऑफ ट्रेडर्स, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका टाइटल ट्रेडर्स के चीफ के लिए यूज़ किया जाता था। इस हिसाब से आपके तीनों पेयर्स करेक्ट हैं, तो ऑल 3 पेयर्स आर। फिर है आपका 55 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से है ये। लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1857 इन अहिरवाल, ठीक, तो ऐसा राव तुलाराम ऑफ रेवाड़ी ये थे, ठीक है, जो प्रोमिनेंट लीडर बने 1857 के रिवोल्ट में अहिरवाल रीजन से, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं ये लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1857 इन फरीदाबाद, धनु सिंह। तो हाँ, धनु सिंह उस टाइम पे उस रीजन से लीडर बने थे, क्योंकि आपको पता होगा जब आपने 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा होगा कि अलग अलग रीजन से अलग अलग लोग आए थे, लीडरशिप करी थी और अपनी अपनी आर्मी का सपोर्ट दिया था। अब है लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन इन हंसी हरियाणा इन 1857 इमाम अली कलंदर। तो ये जो इमाम अली कलंदर थे ये इस वाले रीजन से लीडर बने थे, ठीक। तो इस हिसाब से आपके तीनों के तीनों पेयर्स करेक्ट हो जाते हैं, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट। फिर है आपका 56th क्वेश्चन, इन 1676 शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट राजगढ़। तो 1676 में नहीं, इन्होंने 1674 में अपने आप को क्राउन किया था, ठीक है। अब है फिर कर्नाटका एक्सपीडिशन वॉज लास्ट मेजर एक्सपीडिशन ऑफ शिवाजी, तो बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटका का एक्सपीडिशन किया था अराउंड 1676 से लेकर 1678 में इन्होंने, ठीक है। और ये वन ऑफ द मेजर एक्सपीडिशंस में से गिना जाता है उनके, और ये लास्ट भी था उनके बेसिकली रूल में। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। अब है 1678 में शिवाजी ने कैंपेन किया था कर्नाटका के अगेंस्ट और कुतुब शाह को फोर्स किया था कि वो उन्हें सब्सिडी दे, ठीक है। तो ये बेसिकली सही है, ठीक है, कि हाँ भाई शिवाजी ने कैंपेन तो किया था, ठीक है, लेकिन कुतुब शाह और गोलकोंडा वो जो शिवाजी का एलाई था, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक, बेसिकली सपोर्ट करा था, ऐसा नहीं था कि उन्हें हरा दिया इसलिए वो फोर्सफुली देने पे मजबूर हुए, ऐसा नहीं था, ठीक है। कैंपेनिंग हुई थी बट इन सम अनदर सेंस, नॉट कि भाई रूल करने के लिए, उनको हराने के लिए। तो इस हिसाब से ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाता है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ए वाला आपका करेक्ट हो जाता है। फिर है आपका कुछ स्टेटमेंट है और आगे कुछ नाम दिए हुए हैं। नुसिफिर, ये आपकी फेमस वर्क है अमीर खुसरो की, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के टाइम पे इन्होंने लिखी थी, तो ये आपका पेयर करेक्ट है। फिर है रियाजुल इंशा, तो रियाजुल इंशा जो है वो आपका ये महमूद गवन ने नहीं लिखी थी, ठीक है, महमूद गवन बल्कि मनहाजिर उल इंशा कलेक्शन ऑफ लेटर्स के लिए जाने जाते हैं, तो ये वाला पेयर नॉट करेक्ट है। बुरहान ई मसिर रफ़ीदुन शराजी, ये बिल्कुल करेक्ट है। रफ़ीदुन शराजी ने बुरहान ई मशीर लिखी थी, बेसिकली ये आपका बहमनी जो किंगडम था उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ओनली 2 पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं, बी ऑप्शन सही।
फिर है आपका बसावन, ठीक, तो ये अकबर से एसोसिएटेड है, वन ऑफ द लीडिंग पेंटर हुआ करता था अकबर के कोर्ट में, ये वाली बात सही है। मीर सैयद अली, क्या ये हुमायूं से एसोसिएटेड है? तो नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो मीर सैयद अली हैं ये हुमायूं के द्वारा लाए गए थे पर्शिया से, लेकिन इनका मेजर वर्क जो देखने के लिए मिलता है ये अकबर के टाइम पे देखने को मिलता है। दशवंत जहांगीर से एसोसिएटेड हैं क्या? तो नहीं। अकबर के कोर्ट में ही एक बहुत फेमस पॉइंट और पेंटर और हुआ करते थे, वो थे दशवंत। तो इस हिसाब से हमारे केवल एक ही पेयर को करेक्ट माना गया यहाँ पे, जिसका हम ऑप्शन ए करेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपका रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती बिल्कुल गोलकोंडा की क्वीन थी और मुग़ल फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी थी अंडर अशरफ खान। फिर है आपका चांद बीबी। तो चांद बीबी अहमदनगर से एसोसिएटेड थी और ये आपका अकबर के अगेंस्ट, ठीक है, उन्होंने डिफेंड किया था अपने आप को, तो ये भी करेक्ट है। जुहरा, क्या ये महमूद शाह से एसोसिएटेड है? तो मोहम्मद शाह से ये एसोसिएटेड नहीं है। जुहरा जो है बेसिकली ये आपका कोई हिस्टोरिकल कॉन्सर्ट फिगर से एसोसिएटेड नहीं है मुग़ल एम्परर के टाइम पे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कॉमन कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कोर्ट डांसर अद बेगम और लाल कुंवर के बीच में, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको नॉट करेक्ट ही मानेंगे अभी। ऑप्शन बी, वन ओनली टू पेयर्स आर। अब क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पार्ट का, उसको हम देखते हैं। फिर है इसमें है अमीर ई दात। तो ये लॉ ऑफिसर थे जो जुडिशल डिसीजंस लेते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। फिर है आपका तुर्कान ई चहलगनी। ये आपका ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स हुआ करते थे जो दिल्ली सल्तनत में स्पेशली इल्तुतमिश के अंदर काम करा करते थे, और ये आपका इन्हें हम चहलगनी भी कहते थे। अब है बरीद ई ममलिक। तो ये आपका इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो ये करेक्ट है, ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट। और इसी के साथ ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका पार्ट 4 होने वाला है, जहाँ मैं आपके आगे के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैं उसको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी और आप वहाँ पे जाके फिर डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बस यही कहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करें, बिकॉज़ बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जहाँ आपको, और यहाँ पे मैंने थोड़ी हर वीडियो को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एनालिसिस किया है, तो सारे पार्ट्स आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इसके साथ बाकी का कंटेंट भी आप विज़िट करके देख सकते हो, कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही अपलोड करके दे देंगे। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।